सबसे पहले तो मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ इस नेशनल मूवमेंट फ्रंट को, उसकी छात्र इकाई को, उसके संयोजक, संरक्षक, मेरे अग्रज। और अक्सर मैं कहता हूँ कि हम लोग एक ही वैचारिक आंगन में पले बढ़े हैं। बड़े भाई सौरभ को, और ये थोड़ा सा औपचारिक सा जरूर लगेगा क्योंकि इस गांधी शांति प्रतिष्ठान में इस देश की बहुत सारी निर्णायक लड़ाइयाँ, इतिहास के बहुत सारे निर्णायक मोड़ देखने को मिले। हमारे बीच दिल्ली में मेरे सबसे बड़े चिंतकों में से एक, हमारी पार्टी के वैचारिक सिरमौर, प्रखर वक्ता और ग्रामसी ने कहा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, तो जो मेरे बहुत प्रॉक्सिमिटी में है वो मैं देख पाता हूँ, आदरणीय मनोज झा जी, कार्तिकेय, शुभम, रमेश, राजेंद्र और यहाँ बैठे सभी आपके दोस्त। आज हम 20वीं सदी के दो बड़े महत्वपूर्ण नायकों को याद कर रहे हैं, और वे तो नायक उस स्वाधीनता संग्राम में बहुत तरह की वैचारिक यात्रा से गुजरते हुए इस देश को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने में राष्ट्रपिता गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हजरत मोहम्मद, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, मधुलिमय, मधु दंडवते, आचार्य कृपलानी, इस तरह से जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, सीएसपी, उसको बहुत ही जीवंत बनाए रखा। स्वाधीनता संग्राम के नायक, भारत छोड़ो आंदोलन के साहसी योद्धा, गोवा के गांधी, मणिपुर मित्र, सिक्किम सहयोगी, जाति तोड़ों के सिद्धांतकार, निर्धारी समता के पैरोकार, दुनिया भर में चल रही हर तरह की विषमता की खाई को काटने के लिए प्रतिबद्ध, भारत माता के सुपुत्र, धरती माता के वीर, हिंद महासंघ के वैचारिक सूत्रधार, और इस तरह न जाने कितने प्रयोगों के चितेरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और उदार दिल से भरे हुए परिजुता करुणा से परिपूर्ण जयप्रकाश नारायण, ये दो ऐसी शख्सियत हमारे सामने उभरते हैं जिन पर हर कोई आज दावेदारी करता है उनका अनुयायी होने का, उनके विचारों पर चलने का। लेकिन कुछ काम हमारे बीच ऐसे हुए जिन्होंने लोहिया को, जेपी को, उनके अनुयायियों के पाप होने से मुक्त किया, और अब उन दोनों को समझने के लिए अलग से किन्हीं की दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। उन मौलिक कामों में एक तो उनकी जीवनी इंदुमती केतकर द्वारा लिखी हुई, फिर के विक्रम राव और प्रदीप जी ने जो लोहिया संचिता लिखा, जिसमें के पिताजी नेशनल हेराल्ड के लिए एडिटर है, मस्तराम कपूर साहब ने जो विशद कार्य किया, बद्री विशाल कीर्ति जी ने जिस तरह से उनके कामों को हमारे सामने रखा, और आप सब, हम सब नई पीढ़ी के लोग हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो लोहिया वाणी करके यूट्यूब पर घंटों उनकी तकरीरों का
संकलन आपको मिल जाएगा। इन सब से गुजरते हुए प्रायः ऐसा लगता है कि हमारे बीच जो कुछ तोड़ मरोड़ कर तथ्य पेश किए गए हैं उसमें हमें महापुरुषों के बीच ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें बहुत सच्चाई नहीं। लोहिया जर्मनी से पढ़ के आए 19 साल में बर्लिन यूनिवर्सिटी में, और वहां जब गांधी के नमक सत्याग्रह पर कोई उसकी खिल्ली उड़ाता था तो उसका बहुत प्रतिकार है। जब प्रकाश नारायण अमेरिका से पढ़ के आए, गांधी जी की सोहबत में प्रभावती जी उनके आंगन में कमला नेहरू जी के साथ जो उनका राब्ता, और तब वर्धा में जेपी की मुलाकात होती नेहरू से, और जब नेहरू प्रेसिडेंट होते हैं तो लेबर सेल का सचिव जयप्रकाश नारायण को नियुक्त करते हैं इस काम को बखूबी कर सकें। दूसरी दफे जब अध्यक्ष होते हैं तो डॉक्टर लोहिया को उन्होंने ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन नियुक्त किया। इस तरह का राब्ता उन लोगों के बीच, और जब एक रिजोल्यूशन अमेंडमेंट की बात चली तो उन्होंने ब्रिटिश भारतीय शब्द पर थोड़ी सी आपत्ति जताई और लगभग सबको तैयार कर दिया और अमेंडमेंट हुआ। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो प्रस्ताव पारित हुआ उस पर गांधी जी की सहमति नहीं बन पाई, और बाद में लोहिया ने कहा कि अगर अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के समर्थन से, नैतिक समर्थन से कोई जंग जिहाद छेड़ना है और वो गांधी जी के आशीर्वाद के बगैर हम ये चाहे कि नहीं हो सकेगा, वो मान गए। यह भी एक दूसरे के प्रति अदब का भाव और जो बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो धीरज, जयप्रकाश नारायण बड़े लोहिया से, और उन्होंने कहा उनमें सदाकत है, साहस है, लेकिन साथ ही अधीरता भी है, जिसकी वजह से वो अपने ही कॉलिंग के बीच थोड़े अप्रियता का भी शिकार कई बार हो जाते हैं। और उनसे अनुजवल अब्दुल्लिमय साहब लोहिया को याद करते हैं, और सर ने ही मुझे किताब इशू करा कर दिया लोहिया एनवायरनमेंट, और उसमें 2 लेख अब्दुल्लिमय के हैं, कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम है। एक लेख का उन्वान ही है लोहिया एज ए डिसाइपल ऑफ नेहरू, और 48 तक वो लोहिया को नेहरू के साथ जो उनका संबंध है वो शिष्यवत संबंध है, और लगातार उनके बीच पत्राचार हुआ। जिस शब्द क्रांति की बात हम लोहिया के संदर्भ में जानते हैं उसमें सबसे पहली क्रांति के रूप में अगर कोई बीज बोया उन्होंने इस देश में तो नारी समता, और उसमें नारी में कोई विभेद नहीं प्रारंभिक स्तर पर। बाद में उन्होंने उस डिस्कोर्स को आजादी के बाद आगे लाया, इस पर आज मैं नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो देखते थे कहते थे कि ये तो योनि सुचिता से जुड़ा हुआ है, इस देश की मां ये गुलाम, और जिस देश की मां गुलाम होगी, जिसमें किसी भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा उसको नहीं बनाया जाएगा, वह देश सर्वांगीण विकास के पथ पर आजादी के बाद भी नहीं बढ़ सकेगा। और गांधी जी की भी यह चिंता, वो भी आजादी के आंदोलन में महिलाओं को सतत साथ आगे देखना चाहते हैं। इसलिए एक बार जब बहस हो रही थी तो उसमें नेहरू और लोहिया के बीच, तो नेहरू जी ने कहा कि तुम इतने उत्तेजित होकर बोलते हो और जोर जोर से बोलते हो, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। और लोहिया ने कहा कि समझ तो तब आए हुजूर जब आप उस तरह के हम लोगों की तरह के वक्ता को सुनेंगे, तो हम तो जब बोलते हैं तो आप और पटेल आपस में गुफ्तगू करने लगते हैं, मतलब आज की तरह मोबाइल तो नहीं था, लेकिन तो ये इस तरह का हास्य विनोद भी उन लोगों के बीच था। और मुझे ऐसा कहते हुए आपसे मनोज झा साहब की वो तकरीर याद आती है कि एक जमाने में इस देश के वजीर आजम नेहरू थे, पटेल इस देश के गृह मंत्री थे, और जो उन दोनों के बीच आप लोग एक तरह की लड़ाई और एक तरह का वैमनस्य की तर्जमानी सामने रखते हैं, आज से 50 साल बाद 25 साल बाद लोग ये कहें कि मोदी और शाह में इस तरह का कुछ था तो क्या हो गया। तो
तो इस आयोजन से मुझे इसलिए भी खुशी, सिर्फ इस आयोजन नहीं बल्कि मैंने एक दफे कहा भी कि ये जो NMM है वो एक इस तरह का काम कर रहा है जो बचपन में मेरे ज़हन में होता था। नेहरू जी की जयंती मनाई जा रही थी 14 नवंबर को 2003 को, और शिक्षकों का वो एक तरह से प्रशिक्षण चल रहा था। उसमें मुझे ऐसा लगा कि हमारे राष्ट्र के बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स रहे, उसको शेप देने वाले रहे, जिनके बारे में हमारी पीढ़ी को उस तरह से नहीं पता है। तो इसलिए लोहिया को जब हम आज याद कर रहे हैं तो सिर्फ पिछड़ा पावे 100 में 60 संसोफा ने बांधी गांठ यहाँ तक महदूद करके नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो जो 19 साल का नौजवान और युवकोचित उत्साह के साथ उस आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ने वाला आदमी, जो कई भाषाओं का जानकार और जो भाषा स्वराज की बात करता है, जो मानसिक स्वराज की बात करता है, जिसकी पैरोकारी गांधी भी करते थे कि गुजराती हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, तमिल हो, बांग्ला हो, पंजाबी हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, इसमें जब आदमी सोचेगा तो बहुत मौलिक ढंग से विचार कर पाएगा। और इसीलिए लोहिया के चिंतन करने हमको एक किस्म की इस तरह की इलाकाई कबीलाई समझ दिखाई पड़ती है। जो एक बात मैं प्रमुखता से कहना चाहता हूँ, यह लोहिया ही थे जिन्होंने कहा कि इस दुनिया की सभ्यता के आगे दो बड़े आविष्कार मैं देख पा रहा हूँ, एक परमाणु बम और दूसरा गांधी का इस धरती पर आना। वो इस तरह से कि परमाणु बम के मुकाबले अगर कोई हथियार खड़ा हो सकता है तो वो नन वायलेंस का सत्याग्रह, और इसीलिए सत्याग्रही समाजवाद को लेकर वो हमेशा सुचिंतित ढंग से अपनी बात करते थे। बहुत सारे प्रयोग थे इस देश में, लेकिन उन प्रयोगों में एक प्रयोग यह भी था जिसको आगे चल के शास्त्री ने बढ़ाया कि हम उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें। हम जो है उन्होंने दुनिया की ताकतों को 4 भागों में बांटा, और ये मौलिक योगदान है ओवरसीज कांग्रेस का प्रेसिडेंट होते हुए। एक तो कैपिटलिस्ट फोर्सेस, वो मुल्क जो पूंजीवादी फासिस्ट ताकतों को संरक्षण देते हैं, और जर्मनी में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। दूसरे वो मुल्क जो सब्जेक्ट, जो प्रजा है आज ब्रिटिश हुकूमत, कॉलोनियलिज्म का शिकार, उसके लोग जो इसका प्रतिकार कर रहे हैं। तीसरी ताकत रूस, जिसने कामगारों को, मजदूरों को एक साथ खुददारी के साथ अपने देश में जीने का एक सामान दिया है। और चौथे वो लोग जो इन पूंजीवादी मुल्कों के अंदर शोषण का शिकार है, नस्लभेद का शिकार है। इसलिए जन्म के आधार पर, रंग के आधार पर जो भेद है, उसमें दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे, और 18 मुल्कों में उन्होंने ये सफलता पाई, और इस वजह से गांधी प्रसन्न हुए। एक वक्त हम गांधी सुभाष नेहरू की जो परंपरा है CSP, उसमें वो सुभाष बाबू से ज्यादा निकट नेहरू के थे। गांधी का सपना, नेहरू की दृष्टि और सुभाष का साहस, इसको लेकर चलने वाले लोहिया। और जब हम 42 के मूवमेंट की तरफ इशारा करते हैं, उधर दृष्टिपात करते हैं, तो हमको जयप्रकाश नारायण का वो हजारीबाग के जेल से निकलना, और 2 वर्षों तक तो यह भूमिगत रह के आंदोलन चलाया जब हमारे देश के प्रमुख नेता जी। लोग आज सवाल उठाते हैं नेहरू पर, लोग कहेंगे कि उनके अंदर तमाम तरह के, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर नेहरू के हाथ में इस देश की बात हो इंसेप्शन के साथ नहीं गई होती, हम बहुत तरह के कोंगापंथ का शिकार हो गए। आज जो हमको एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट दिखता है आईन का, इसमें इन राष्ट्र निर्माताओं की बड़ी जरूरत है। हजरत मोहम्मद ने एक बार कहा कि गांधी की तरह बैठ के काटेंगे क्यों चरखा, लेनिन की तरह दुनिया को देंगे नहीं ना। लेकिन मोहम्मद जैसे लोगों को भी बाद में एहसास हुआ। यूसुफ मेहरली पर गणपति ने किताब लिखी है, उसको पढ़ने से आपको लगेगा
कैसे कैसे लोग थे, मनीराम बागड़ी इसी हरियाणा में। हम वहाँ जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई बार हमें लगता है कि ये जो विरासत है आज़ादी की लड़ाई की, उसको हमने बहुत कलुषित किया है, हर धारा के लोग। और आज का दिन इस पर विचार करने का है। हमने कहा कि बिहार की यूनिवर्सिटी में जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, जिसको बनाया था जिस साल बने वजीर आला उसी साल, और वहाँ नेहरू, जेपी और लोहिया को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया। पहली दफे नहीं हुआ, तो वहाँ आरएसएस की ताकतें पांव पसार रही सीमांचल तक में। और जब पहली दफे मुख्यमंत्री बने नीतीश जी, तो आपको मालूम है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे 7वीं 8वीं में बिहार गौरव, उसमें भोला पासवान शास्त्री जी जो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री हुए, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी, और उसमें लालू प्रसाद जी के जीवन से जुड़े हुए बहुत मुख्तसर एकाध पेज में बातें थी, उसको हटा दिया बीजेपी के दबाव। पर लालू जी ने अपने स्वाभाविक अंदाज में कहा, भाई हम जानते हैं कि हमारे सामने होते हो आप कॉम्प्लेक्स में चले जाते हो, हीन भावना का शिकार, लेकिन भोला पासवान शास्त्री जी ने आपको क्या दिखाया था? कर्पूरी जी के अनुयायी और विचार को कहते हो जी, उन्होंने क्या किया? देखिए कर्पूरी बाद में मजबूरन थे, कर्पूरी जी और भोला पासवान शास्त्री जी की जीवनी तो रही, लालू जी उनसे गायब कर दिए। भारत एक आदमी का मूल्यांकन उसके जीवन काल नहीं, और सर जिस इलाके से आते हैं सहरसा से, शास्त्रार्थ की परंपरा की जरखेज जमीन उसको कहते हैं, जहाँ शंकराचार्य से शास्त्रार्थ मंडल विदुषी भारत, उस इलाके से कृपरानी जीत कर आए। जो लोग कहते हैं हमारे बिहार के लोग जगह जगह मार खाते हैं, जहां जाओ वहां उसकी बुराई करते हैं, लेकिन ये बिहार है जो आजादी के बाद भी कृपलानी जैसे लोगों को वहां से जिता कर भेजता है। बोले हृदय उमगी अनुरागा के सहज भाव से। ये वो धरती है जो जॉर्ज साहब को अपनाता है, ये वो धरती है जो मधुनिमय साहब को 4 बार जिताता है, और कहीं से नहीं जीते थे वो, मुंगेर और बांका, और मुंगेर में टीपी यादव कांग्रेस के उम्मीदवार होते थे, डेमोन्स्ट्रेटर थे डीजे कॉलेज मुंगेर। लोगों ने हल्ला कर दिया कि मधुनिमय को हराया है, इंदिरा जी प्रभावित हुए, वो एक बहुत बड़े भाई प्रोफेसर हैं टीपी यादव जी, और उनको मंत्री बना किया है। तो दियारा क्षेत्र में मार के उनको एकदम खून पसीना कर दिया मधुनिमय साहब, लेकिन वहां के लोगों ने दूसरी बार इस तरह से काम करने की कोशिश की। आज मैं ये सब बातें इसलिए याद करना चाहता हूँ कि हमारी आजादी की लड़ाई में बहुत सारे तत्व थे, अलग अलग तरह की धाराएं थी, और सबका अपनी तरह का विशिष्ट योगदान। इसलिए एक छोटा सा मुझे एनेक्डोट याद आता है कि चंद्रभूषण सिंह देवरिया में युवा जनता दल के अध्यक्ष, उनके पिताजी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे कलकत्ता। लोहिया जी ने उस वक्त घोषणा की कि थोड़ा सा मैं उस पेरिफेरी को लांघ रहा हूँ, आजादी के बाद का एक दृष्टांत है। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर हाउस होल्ड में, खासकर किसान परिवार में, 1 जोड़ी बैल और 2 बीघा जमीन देंगे। और नेहरू जी अपनी सभाओं में कहते थे कि मेरे विद्वान मित्र डॉक्टर लोहिया की का एक वादा तो समझ में आता है कि 1 जोड़ी बैल दे रहे थे, लेकिन भाई एग्रीकल्चरल लैंड तो भारत में पूरे सीमित है, उसका रकबा सीमित, वो कहां से दे देंगे? तो कम्युनिस्ट भी और कांग्रेस के साथी भी चंद्रभूषण जी के पिताजी की खिल्ली उड़ाते थे वहां कि भाई आपके नेता को इस तरह की बड़ाई विचित्र बात कर रहे हैं। तो लोहिया गए कलकत्ता, उन्होंने कहा कि सर आप इस तरह का बयान देते हैं, मैनिफेस्टो इस तरह का डाल देते हैं, और हम लोग झेलते हैं, उन लोगों को लुटवा देता है। बोले अरे हुआ है, अभी अभी देश आजाद हुआ है, देश गांधी और नेहरू के जादू से अभी बाहर नहीं गया है। ये जो चुनाव हम लड़ रहे हैं नेहरू के सामने, तुम टिकोगे? अरे तेरी सरकार कहाँ बन रही है तेरे को 2 बीघा जमीन देनी पड़ेगी? गनीमत है कि 10-12 सीट ले आओ। तो एक बार लोहिया जी फिर हारते हारते बचे 67 में, उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई काम करेंगे नहीं जो हमने जनता से वादा नहीं किया है, चुनाव के दौरान खास करके। इसने कहा कि ये माइनॉरिटी सेक्शन के बहुत बड़े मौलवी साहब हैं, मौलाना है, इनको आप अपने साथ बिठा लीजिए और
से वोट जो है आपको मिल जाएगा। जैसे उनको पता चला उन्होंने उसको गुजारिश करवाया, अगर इसका चेहरा दिखा के हमको अकलियत का वोट मिलेगा तो वोट नहीं चाहिए। मुश्किल 1500-1200 के आसपास वोटों के आसपास से उनकी जीत हुई। कांग्रेस के कद्दावर सांसद ने कहा, जब ये खड़े हुए ज्ञानाकर्षण देने के लिए, उस पर बोलने के लिए, तो लोगों ने कहा कि अरे भाई आप कितने से जीते हैं, कितने वोट से आप इतना हंगामा किए हुए हैं सदन में? तो हम उतने वोट से जीते हैं जितनी आपकी संख्या या नहीं है। तो ये भी हाजिर जवाब एक साथ मिल गया। एक आखिर में मैं नेहरू ने संबोधित किया है लोहिया को एक चिट्ठी लिखी, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और नेमी साहब ने उसमें इसका जिक्र किया है। ये 17 अप्रैल 1946 है। माय डियर राम मनोहर, when was it I wrote to you last or met you? It seems long ago, and I have been wondering how you must look now and how you must feel. After all, the inner changes are more important than external ones. I myself have a continuous sensation of changing, but it is really for others to judge what the changes are, good or bad. I hoped that you might come here on your release, but of course you had to go to Calcutta. Meanwhile, I am stuck up here in the imperial capital, which is trying very unsuccessfully to shape its own guard. I have no idea how long this business will last and what its outcome will be. It was a delight to meet Jayaprakash and to find the same dear and delightful person, so little changed and yet perhaps changed in many ways. We had 2 brief talks, much too brief, and then he went away. Are you still your old self, bright and intelligent and a little erratic and vagrant? Has life hardened you? But these are questions that you cannot answer, and I shall have to meet you to find out. I hope when we meet you will not look at me as if through a shell. I was in Assam when your father died, and memories of his kindly self came to me. I realized what grief it must have been to you. As you must know, I have written another book, very subjective as usual. I should like to send you a copy, but I have none here with me. I think the easiest way for me is to enclose a note for publishers. Even the publisher has, I believe, no copy left. But if there is a copy, it will be given to you. Keep bright and cheerful, and do not be overburdened by the stress of events. With love, yours affectionately, Jamal. ये उन दोनों के बीच, तीनों के बीच आत्मीयता थी। और अपने जीवन के अंतिम समय में लोग यह पटना जाते हैं, जयप्रकाश जी से मिलते हैं। वही जयप्रकाश जिनको बुलाकर एस.एन. जोशी की जब अध्यक्ष थे, फिर उनको पार्टी से निकाला जाता है। पीएसपी, एसपी का मर्जर, फिर संसोपा बनता है, उसमें भी वो नहीं बुलाए जाते हैं। बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन नहीं बुलाए जा सके पार्टी की मीटिंग में। इसके तो कहने का मतलब कि राजनीति अपनी तरह की डायनामिक्स को लेकर चलती है, और उसमें आप अपने कोमल मन को कितना बचा ले पाते हैं, वह भी समाज निर्माण में बहुत रोल अदा करता है। जयप्रकाश नारायण हमारे देश के उन लोगों में से हैं, खास करके बड़े लोगों में से, गांधी के बाद इकलौते शख्स जिन्होंने कभी कोई पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं लड़ा। बावजूद इसके अगर 2 धाराएं, तीसरी धारा तो बहुत डिफाइंड है, 2 धाराओं की अगर हम बात करें, और अगर 3 भी कर लें उसको, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, तो जयप्रकाश नारायण की अपनी तरह की एक भूमिका रही है इस देश को बनाने में। ये वो लोग हैं जो आपके साथ डायलॉग में भी जाते हैं। और एक वक्त तो जयप्रकाश नारायण को कहा था नेहरू ने कि भाई आप जनरल सेक्रेटरी हो जाए कांग्रेस के, लोहिया को, और उनको कि आप वर्किंग कमेटी के मेंबर हो जाए। 3 इन मोहम्मद आजम के पहले की बात शायद, 3 इन्होंने, जबकि कांग्रेस में स्प्लिट होता है और सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, 3 मांगे। एक तो ये कि जो कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। दूसरी, इस बात की इजाजत हो कि आलोचना जो है
वो मधुर शब्दों में ही सही इसकी भी अनुमति मिले सरकार की आलोचना कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स कर सकें। और तीसरी कि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये वो सरकार देगा। तीसरी मांग को तो मान लिया गया, लेकिन बाकी दो में लगा कि अभी हम लोग शैशवावस्था में हैं और इस तरह की बातों से एक अलग तरह का कंफ्यूजन फैलेगा। और जब बापू हमारे बीच नहीं रहते हैं उसके बाद से बहुत सारे सिरे जो छूट सकते थे वो भी टूट से गए। एक कोशिश और भी जब जयप्रकाश नारायण 14 सूत्री मांग के साथ जाते हैं, और अगर ये सारी बातें उस वक्त हो जाती है, यही है कि इतिहास में उसको मनोज झा साहब भी इतिहास के विद्यार्थी और अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, ग्रेजुएशन तक तो रहे हैं उसमें, और आप तो उसके पीएचडी में, तो दो इतिहास के विद्यार्थी और विद्वान के बीच एक मीडिया पर छिटपुट नजर रखने वाला आदमी किस तरह से अभी कश्मकश में होगा, मेरी स्थिति आप समझ सकते हैं। ये कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने करना चाहता था। और जयप्रकाश नारायण जी की जेल यात्रा मैंने भागलपुर रेलवे स्टेशन में जेल डायरीज में वो खरीदी थी आज से कोई 15 वर्ष पहले। उसमें उन्हीं के शब्दों में कुछ बातें हैं जिसके साथ मैं खत्म करूंगा कि जीवन विफलताओं से भरा है, जीवन विफलताओं से भरा है, जब कभी आई सफलता निकट, सफलताएं जब कभी आई निकट, दूर ठेला है उन्हें निज मार्ग से, तो क्या वह मूर्खता थी? नहीं, सफलता और विफलता की परिभाषा भिन्न है मेरी। इतिहास से पूछो कि वर्षों पूर्व प्रधानमंत्री बन नहीं सकता क्या, किंतु मुझ क्रांतिशोधक के लिए कुछ अन्य पथ ही उद्दिष्ट मान्य थे, पथ त्याग के, सेवा के, निर्माण के, पथ संघर्ष के, संपूर्ण क्रांति के। जग जिसे कहता विफलता की शोध की वे मंजिलें वे अनगिनत थी, गंतव्य भी अति दूर है, रुकना नहीं मुझको कहीं, अवरुद्ध जितना मार्ग हो, निष्कामना कुछ है नहीं, सब है समर्पित ईश को, तो विफलताओं पर तुष्ट हूँ अपनी, और यह विफल जीवन शत शत धन्य होगा यदि समान धर्मी तरुणों का कंठ का किरण मार्ग यह कुछ सुगम होना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।